स्वागत है आप सभी का। वक्त हो गया है उत्तराखंड की खबरों का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। उत्तराखंड शासन से फर्जी सरकारी ट्रांसफर लेटर का मामला सामने आया, जिसमें देहरादून आरटीओ का ट्रांसफर लेटर वायरल हुआ है। इस फर्जी सरकारी लेटर में देहरादून आरटीओ दिनेश चंद्र पटोई का ट्रांसफर परिवहन मुख्यालय किया गया। यही नहीं, उप आयुक्त परिवहन सुधांशु गर्ग का ट्रांसफर देहरादून आरटीओ ऑफिस में संभागीय परिवहन अधिकारी के तौर पर किया गया है। मामला सामने आते ही परिवहन विभाग से लेकर शासन तक हड़कंप मच गया, क्योंकि इस तरह का आदेश शासन से नहीं किया गया था। इस बात की पुष्टि परिवहन सचिव शैलेश बगौली ने भी की है, जिसके बाद सचिवालय के अधिकारियों के निर्देश के बाद देहरादून आरटीओ दिनेश चंद्र पटोई ने देहरादून कोतवाली जाकर मुकदमे की तहरीर दी। ये आदेश जब मैंने इस आदेश पे कुछ मुझे शंका हुई तो मैंने ये आदेश शासन को भेजा पुष्टि के लिए, और शासन की तरफ से ये पुष्ट किया गया कि ये आदेश शासन की तरफ से जारी नहीं किया गया है। तत्परांत फिर मुझे उच्च अधिकारियों के द्वारा ये निर्देश दिया गया कि इस संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज आप जरूर करवाइए, क्योंकि ये जो आदेश है ये कूट रचित आदेश है। आरआई जो है आरटीओ जो आए थे यहाँ, उनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया। उनके द्वारा बताया गया कि किसी ने उनके यहाँ व्हाट्सएप पे कोई फेक ट्रांसफ़र का मैसेज भेजा है। उसी संबंध में उन्होंने शिकायत दर्ज की है, तो उसके प्रार्थना पत्र ले लिया। संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके विवेचना की जाएगी। देहरादून के आरटीओ दफ्तर में फर्जी तबादले के मामले में अब जांच शुरू हो गई है। डीआईजी ने कहा है कि मामले में जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। मामला संज्ञान में है और जो आरटीओ डिपार्टमेंट है वो एक एप्लीकेशन प्रोवाइड कर रहा है, और उसके हिसाब से जो भी लीगल कार्रवाई है वो हम लोग करेंगे, और जो भी फाइंडिंग्स रहेंगी उसके हिसाब से वो आपको कम्युनिकेट भी करेंगे। और अगर लगता है कि इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी हुई है और कुछ लोग इन्वॉल्व हैं जिनके खिलाफ कोई लीगल कार्रवाई की जाने की आवश्यकता है, तो उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। वहीं पुलिस इस मामले में कई एंगल से जांच कर रही, जिसमें लेटर की सत्यता और लेटर जारी होने से पहले ही इसे वायरल करने को लेकर भी जांच हो सकती है। बढ़ते आगे, बच्चों की परीक्षा को लेकर बड़ी खबर। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी ने टाली परीक्षाएं। यूओयू के कुलपति ओम प्रकाश नेगी ने जानकारी दी, यूनिवर्सिटी नहीं कराएगी 6 जुलाई से होने वाली परीक्षाएं। यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं 90,000 से ज्यादा छात्र। भविष्य में यूजीसी करेगा परीक्षाओं पर फैसला। और अब बात करते हैं कोरोना अपडेट की। उत्तराखंड में आज कोरोना के 34 नए केस सामने आए। राज्य में कोरोना के मरीजों की संख्या हो गई है 2725। 1822 मरीज ठीक हो चुके हैं। 848 एक्टिव केस हैं। 37 की मौत हुई है। नैनीताल में 14, उधम सिंह नगर में 13, देहरादून में 4 नए केस सामने आए हैं, तो चमोली में 2 और चंपावत में 1 नया केस सामने आया है। अगली खबर काशीपुर से है, जहां 2 महिला पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। पुलिसकर्मियों समेत 9 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। क्वारंटीन सेंटर में तैनात थी दोनों ही महिला कांस्टेबल। पुलिसकर्मियों के पॉजिटिव रिपोर्ट आने से हड़कंप मचा है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में अब विभाग जुट गया है। किस किस के संपर्क में आई थी ये पुलिसकर्मी महिला पुलिसकर्मी, और अब इसकी तलाश की जा रही है। अब कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहा है विभाग। नैनीताल जिले में रैंडम सैंपलिंग के दौरान 2 गर्भवती महिलाएं कोरोना पॉजिटिव पाई गई, जिनमें से एक महिला ने सुशीला तिवारी अस्पताल में बच्चे को भी जन्म दे दिया है, जिसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि प्रसूता की महिला अस्पताल में मंगलवार को रैंडम कोरोना सैंपलिंग हुई थी और डॉक्टर्स ने उसे होम क्वारंटाइन किया था, लेकिन मंगलवार की रात ही महिला सुशीला तिवारी अस्पताल चली गई। सूत्रों के मुताबिक महिला ने डिलीवरी के समय महिला हॉस्पिटल में अपनी कोरोना सैंपलिंग होने की बात डॉक्टरों से छिपा ली और बुधवार को उसकी डिलीवरी हो गई, जिसके बाद महिला के डिलीवरी कराने वाले पूरे अस्पताल स्टाफ को क्वारंटीन करना पड़ा। गर्भवती महिलाएं जो हम एहतियात के तौर पे सैंपल्स ले रहे थे, जो एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी थी कि उन गर्भवती महिलाओं को, और जो आईसीएमआर की गाइडलाइन के अंतर्गत आता है कि 1 सप्ताह या 10 दिन जिनके डिलीवरी के होते हैं उनके टेस्ट करने चाहिए। उसी संदर्भ में हम लोगों ने 2 महिला काफ़ी महिलाओं की जाँच करी थी, और उसमें से एक महिला ऑलरेडी सुशीला तिवारी में एडमिटेड थी और उसको हेपेटाइटिस बी भी था। तो वो पहले से भी एक कहना चाहिए कि एक ऐसा केस होता है जिसको अस्पताल में रखना चाहिए, और रखा भी गया था, और वहीं पे उसकी बहुत ही सुरक्षित प्रसव वहाँ पे कराया गया है।
अब खबर पौड़ी से, जहां कोरोना संक्रमण से बचाव को सरकारी मशीनरी और स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कर्मचारियों की गंभीर लापरवाही देवप्रयाग में लोगों की जान पर भारी पड़ सकती है। देवप्रयाग में स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा कोरोना संदिग्धों और संक्रमितों की देखभाल और इलाज के लिए पहनी जाने वाली पीपीई किट को खुले में फेंका जा रहा है। आप देख सकते हैं कैसे बद्री केदार धर्मशाला में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में मौजूद लोगों की जांच के बाद स्वास्थ्य कर्मी लौटते हुए पीपीई किट को उतारकर संगम व्यू पॉइंट के नीचे सार्वजनिक रास्ते पर फेंक रहे हैं। इतना ही नहीं, इसके बाद यही पीपीई किट तेज हवा के साथ उड़कर आवासीय बस्तियों में पहुंच रही है, जिससे संक्रमण का खतरा हो सकता है। इस क्वारंटीन सेंटर में अब तक 4 लोग संक्रमित पाए जा चुके हैं। अगली खबर देहरादून से है, जहां 19 साल की लड़की ने अपनी जान दे दी। फांसी लगाकर किराए के रूम में लड़की ने सुसाइड कर लिया। अल्मोड़ा की रहने वाली थी लड़की, बहन के साथ यहां सलून चलाती थी। थाना राजपुर इलाके का मामला है। सुसाइड के कारणों की पुलिस जांच कर रही है। क्वारंटीन सेंटर की ड्यूटी में नोडल अधिकारी बनाए गए 20 टीचर्स ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि बार बार उन्हीं की ड्यूटी नोडल अधिकारी के तौर पर क्वारंटीन सेंटर में लगाई जा रही है, जबकि कई टीचर्स ऐसे हैं जिनकी अभी तक एक भी बार कोरोना सेंटर्स में ड्यूटी नहीं लगाई गई। देहरादून में प्रशासन ने 32 नोडल अधिकारी बनाए हैं, मगर नोडल अधिकारी का आरोप है कि बार बार उन्हीं की ड्यूटी बदलकर क्वारंटीन सेंटर में लगाई जा रही है, जिसकी उन्होंने एडीएम से शिकायत भी की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम विशेषज्ञ हैं इस क्षेत्र में? क्या हमने कोई विशेषज्ञता हासिल की भी है इस क्षेत्र में? और बाकी लोग क्या उनको कोई योग्यता धारण नहीं की हुई है? उन्होंने सभी योग्य हैं। और मैं कहता हूं कि जितने हजारों हमारे साथी हैं, कर्मचारी हैं, उन सबको भी इस परोपकार का मौका मिलना चाहिए। जो परोपकार इस महामारी के समय पे करने का मौका हम लोगों को दे रहे हैं, वो परोपकार करने का मौका सभी लोगों को मिलना चाहिए। सभी लोग करें उस परोपकार के काम को। अगर किसी को कोई ये बताता है कि उसके घर में कोई तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम है, तो हम उसे चेंज करते हैं, क्योंकि सिर्फ यही काम नहीं होना है, और भी सारे काम जो हैं वो भी होने हैं। तो इसमें कतई ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि यही एक व्यक्ति है, ये पूरा नहीं करेगा, ये 14 दिन बाद हट जाएगा या 20 दिन बाद हट जाएगा। अगर किसी के पास कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यूज हैं, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बता सकते हैं, फिर उसमें सम्यक विचार करके निर्णय ले लिया जाएगा। नैनीताल से बड़ी खबर आपको बता दें, हाईकोर्ट ने 110 करोड़ की धनराशि पर रोक लगा दी है। जिला योजना मद में जारी राशि पर रोक लगाई। सरकार को हाईकोर्ट का निर्देश, चुनाव आयोग से करे राय मशवरा। उत्तरकाशी के प्रदीप भट्ट ने जनहित याचिका दाखिल की है। सरकार के फैसले को चैलेंज करते हुए 16 जून को सरकार ने धनराशि जारी की थी। अगली बड़ी खबर, देहरादून में पुलिस कब्र से निकलवाएगी शव। कब्र में दफन शव को निकालकर उसका पोस्टमार्टम होगा। मृतक के परिवार वालों की तहरीर पर कब्र को खोदा जाएगा। 23 तारीख को हुई थी 40 साल के शख्स की मौत। परिवार वालों ने शख्स की हत्या की आशंका जताई है। जिलाधिकारी के आदेश के बाद शनिवार को कार्रवाई होगी। कोतवाली नगर क्षेत्र का भी रोड का ये मामला है। खबर हल्द्वानी से है, जहां काठगोदाम में गुलदार ने मंगलवार को एक महिला को अपना शिकार बना लिया, जिसके बाद आसपास के इलाकों में गुलदार की चहलकदमी देखी जा रही है। इसी बीच सोशल मीडिया पर गुलदार का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें गुलदार सड़क किनारे दुबका हुआ दिख रहा है। गुलदार का ये वीडियो वहां से गुजर रहे किसी शख्स ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया। गुलदार का ये वीडियो घटनास्थल से 1 किलोमीटर दूर का बताया जा रहा है। पौड़ी जिले के जीबी पंत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में शुक्रवार से 2 दिन का इंटरनेशनल सेमिनार शुरू हुआ। सेमिनार का शुभारंभ सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। सीएम ने कहा कि वक्त की मांग है कि टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो और आने वाले 1-2 साल में प्रदेश के दूर दराज के गांवों से भी टेक्नोलॉजी के जरिए जुड़ा जा सकेगा। 2 दिन के सेमिनार में स्मार्ट मशीन इंटेलिजेंस और रियल टाइम कंप्यूटिंग पर चर्चा होगी। और अब बात करते हैं चारधाम यात्रा से जुड़ी हुई खबर की। चारधाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री का बयान सामने आ गया है। सीएम ने एक बार फिर अपने बयान से यात्रा के शुरू होने को लेकर सस्पेंस बढ़ा दिया है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि चारधाम यात्रा खोलने पर अभी फाइनल फैसला नहीं हुआ और इस पर विचार करेंगे। सीएम ने कहा कि अब तक के हालात की समीक्षा करेंगे और जल्द ही चारधाम यात्रा पर फैसला लेंगे।
नहीं, देखिए हम बैठ के विचार करेंगे और इस बीच में क्या हालात रहे उसका जायजा लेकर के और फिर हम उस पर जल्दी निर्णय ले लेंगे। वहीं इससे पहले मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद चारधाम विकास परिषद के उपाध्यक्ष शिव प्रसाद ममगई ने कहा कि सीएम और बद्रीनाथ धाम के धर्माधिकारी से उनकी बात हुई है और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सरकार और धर्माधिकारी इस बात पर तैयार हैं कि 1 जुलाई से राज्य के यात्रियों के दर्शन खोल दिए जाएं। प्रदेश स्तर पर खुलनी चाहिए। और कल धर्माधिकारी जी से जो है मेरी वार्ता हुई है, उन्होंने कहा कि प्लास्टिक के डब्बों में प्रसाद और उसमें जो है माला रख करके और अपने आप ये लोग अर्पण करें भगवान को, और उसके बाद जो है ना कोई टीका लगाए न चंदन लगाए, अपने आप ही आप टीका लगाएं और अपने आप जो है बाहर निकलें। इस तरह से जो है अंदर गाइडलाइन, जिस तरह से हमारी जो है राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी अध्यक्ष हैं देवस्थानम बोर्ड के, सभी लोग कहेंगे वही जो है उसी गाइडलाइन के अनुसार जो है मुख्यमंत्री 1 तारीख से सहमत हैं। मेरे निवेदन पर मैंने कहा, उन्होंने जो है हामी भरी। नैनीताल से खबर है, सरकारी कर्मचारियों के 1 दिन का वेतन काटने के मामले में सरकार के जवाब से हाईकोर्ट संतुष्ट नहीं है। शपथ पत्र के साथ कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। 3 हफ्ते बाद मामले की अगली सुनवाई होगी। दीपक बेनीवाल ने शासन के आदेश की चुनौती दी है। सरकार ने 29 मई को यह आदेश जारी किया था। मार्च 2021 तक हर महीने सैलरी के 1 दिन का वेतन काटा जाना है। उन्होंने कहा कि ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और एपिडेमिक एक्ट के अंतर्गत शासनादेश पारित किया गया है। माननीय न्यायालय ने उन्हें 3 हफ्ते का समय दिया है काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए। चिदानंद मुनि की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हाईकोर्ट में सरकार ने मान लिया है चिदानंद मुनि द्वारा वीरपुर खुर्द में फॉरेस्ट की जमीन पर कब्जा किया गया है। सरकार ने कोर्ट में दाखिल अपने जवाब में कहा कि जो भी जमीन पर अतिक्रमण पाया गया है उस पर उत्तराखंड सरकार ने अपना कब्जा ले लिया है। मुनि द्वारा रिजर्व फॉरेस्ट की जमीन पर कब्जा होने की बात साफ होने पर अब कोर्ट 29 जून को फाइनल सुनवाई करेगा। अर्चना शुक्ला ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि मुनि चिदानंद ने गंगा, गुरुकुल और गाय के नाम पर वीरपुर खुर्द में 35 बीघा जमीन पर कब्जा किया है, जिसके लिए चिदानंद के पास कोई भी अनुमति नहीं है। सरकार द्वारा कोर्ट में दाखिल किए गए शपथ पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मुनि चिदानंद द्वारा ये जितनी जमीन जो है 2.something हेक्टेयर वो सब अतिक्रमित पाई गई और उस सबका कब्जा जो है उत्तराखंड सरकार ने ले लिया है। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय ने सरकार को चेतावनी दी है। कहा है कि सरकार विपक्ष की आवाज मुकदमों से दबाने की कोशिश ना करे। कहा कि सरकार विपक्ष के नेताओं पर जितनी एफआईआर करेगी, कांग्रेस अपना आंदोलन उतना तेज करेगी। कांग्रेस पार्टी पर मुकदमे चलाकर वो डरा नहीं पाएंगे। जितने अधिक मुकदमे चलाएंगे उतना उग्र आंदोलन होगा। तो हमारा अनुरोध है सरकार से, संयम से काम ले, आपातकाल का वातावरण न बनाए। नैनीताल के खैरना में अचानक कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने से उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक घोड़ा चालक और उसके 2 घोड़े फंस गए। हालांकि बाद में सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया। यहां पानी का लेवल बढ़ने के साथ एक घोड़ा चालक नदी के दूसरे छोर में काफी देर तक फंसा रहा। हालांकि स्थानीय लोगों की मदद से इसको निकालने का काम शुरू हुआ और बाद में प्रशासन से भी मदद मिली और सभी को निकाल लिया गया। लेकिन तस्वीरें हैरान करने वाली थी और सवाल राहत कार्यों में हुई देरी पर भी उठे। वहीं रामनगर से भी एक ऐसी तस्वीर सामने आई है। बारिश के मौसम में चुकुम गांव के लोगों की जिंदगी दांव पर लगी होती है। कोसी नदी के उस पार बसे इस गांव को जोड़ने के लिए आज तक एक अदद पुल नहीं बन सका। शुक्रवार को पहाड़ों में हुई बारिश के चलते इस नदी में पानी बढ़ गया। ऐसे में शाम को जिन लोगों को मोहान से अपने घर जाना था, उन्होंने सुपंती नदी को पार करने की ठानी और वो अपनी जान जोखिम में डालकर नदी में कूद पड़े। देखिए ये लोग किस तरह से अपनी जान की बाजी लगाकर नदी पार करने को मजबूर हैं। वहीं कई लोग नदी के दूसरे किनारे में फंसे हुए हैं। अल्मोड़ा के कोसी नदी में सिल्ट आने से पेयजल संकट शुरू हो गया है। बारिश शुरू होते ही नदी के तेज बहाव में मिट्टी और गंदगी बहकर आ रही, जिससे कोसी नदी में प्रॉब्लम हो रही। शहर में पिछले 3 दिन से पेयजल संकट से लोग परेशान हैं। वहीं जल संस्थान के अधिशासी अभियंता का कहना है कि जैसे ही नदी में सिल्ट कम हो जाएगी तो पेयजल आपूर्ति बहाल हो जाएगी। कोसी नदी से है। कोसी नदी में विगत रात्रि में सोमेश्वर क्षेत्र में अत्यधिक बारिश होने के कारण बहुत अधिक और रोड कटिंग का मलबा आने के कारण टर्बिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जिस कारण पंप बंद रहे और पानी का व्यवधान हो गया। अब टर्बिलिटी घटती है तो पंप चालू करते हैं, तभी पेयजल आपूर्ति सुचारू कर पाने में सफलता मिलेगी।
कोरोना संक्रमण और उस पर मानसून की शुरुआत, दोहरी चुनौतियों से जूझ रहे उत्तराखंड में आम लोगों के लिए अच्छी खबर है। आपदा के समय तुरंत रिस्पांस के लिए पहचान रखने वाले एसडीआरएफ की मैन पावर बढ़ा दी गई है। शासन ने एसडीआरएफ की एक और कंपनी को मंजूरी दे दी है। एसडीआरएफ की एक कंपनी में 154 जवान होते हैं। वर्तमान में प्रदेश के 32 जगहों पर एसडीआरएफ की टुकड़ियां तैनात हैं, जो आपदा की स्थिति में बचाव एवं राहत कार्य चलाने में सक्षम है। और अब नई कंपनी में 180 जवान होंगे। एसडीआरएफ संवेदनशील जनपदों उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और चमोली में 250 जीएसपीटी फोन उपलब्ध करा रहा है। नेटवर्क न होने की दशा में ग्रामीण जीएसपीटी फोन के जरिए सूचना दे सकते हैं, जिसके लिए तहसील स्तर पर 184 सैटेलाइट फोन उपलब्ध कराए गए हैं। उत्तराखंड में 2013 की आपदा के बाद राज्य आपदा प्रबंधन बल एसडीआरएफ का गठन किया गया। 6 साल के भीतर ही एसडीआरएफ अपनी एक अलग पहचान बनाने में कामयाब रहा। मानसून को देखते हुए, क्योंकि मानसून के दौरान जहां हमारे उत्तराखंड में जो विभिन्न ऐसे स्थान है जो कि नोन है, जो डिजास्टर प्रोन एरिया है, वहां पर रिस्पांस टाइम को मिनिमाइज करने के लिए ऑलरेडी पहले से प्री पोजिशनिंग हमारे एसडीआरएफ की जा चुकी है। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर जगह हम लोग कम से कम मिनिमम 2 घंटे का हमारा रिस्पांस टाइम रहे। पिरान कलिया विधानसभा की वर्चुअल रैली में बोले सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, विजन डॉक्यूमेंट की 85% घोषणाएं पूरी हुई। पिछले 3 साल में राज्य को माफिया से मुक्त किया। हरिद्वार में 6,32,000 लोगों के गोल्डन कार्ड बनाए गए। इकबालपुर चीनी मिल को 36 करोड़ का पेमेंट किया गया। चीनी मिल से जुड़े हैं 22,000 गन्ना किसान। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। और बड़ी खबर आपको बता दें नैनीताल से, जहां नंदा महोत्सव की तारीख तय कर दी गई है। 23 से 28 अगस्त तक होगा नंदा महोत्सव। पहाड़ में कुल देवी के रूप में पूजी जाती है मां नंदा। नंदा को कैलाश विदा करते हैं लोग। 23 तारीख से 28 अगस्त तक 23 अगस्त से 28 अगस्त तक चलेगा नंदा महोत्सव। पहाड़ में कुल देवी के रूप में पूजी जाती है मां नंदा। पिथौरागढ़ में चीन सीमा को जोड़ने वाला वैली ब्रिज ओवरलोडिंग के चलते जमींदोज हो गया था। ये पहला मौका नहीं है जब वैली ब्रिज एक झटके में जमींदोज हुए हों। बावजूद इसके पहाड़ों में वैली ब्रिज सैन्य जरूरतों को पूरा करने के साथ ही आपदा में भी लोगों के लिए खासी राहत पहुंचाते हैं। मुनस्यारी में चीन बॉर्डर को जोड़ने वाली सड़क में सेनर नाले पर बने वैली ब्रिज के टूटने का वीडियो दुनिया भर में चर्चाओं में रहा। आलम तो ये था कि चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने भी इसे प्रमुखता से उठाया। सेनर नदी पर बना वैली ब्रिज ओवरलोडिंग के कारण टूटा था और तब से ही लोगों के जहन में ये सवाल भी उठा है कि आखिर वैली ब्रिज होते क्या हैं, इनकी खासियत क्या है और कमी क्या है। असल में वैली ब्रिज का सबसे ज्यादा इस्तेमाल दुर्गम पहाड़ी इलाकों में सैन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए होता है। 8 से 10 टन का वजन सहने वाली वैली ब्रिज सिर्फ 2 दिन में बनकर तैयार हो सकते हैं, बशर्ते इसके लिए जरूरी सामान मौके पर मौजूद हो। यही नहीं, पक्के पुलों की तुलना में इन्हें बनाने में खर्च भी काफी कम आता है। वैली ब्रिज तो जनरली पहले आर्मी ही यूज करती थी, बाद में पीडब्ल्यूडी और अन्य विभाग आपदा के समय इनका यूज किया जाता है, क्योंकि इनकी कॉस्ट काफ़ी कम होती है और ये केवल यातायात को संचालित करने के लिए किए जाते हैं। जब इसमें पूरी डिजाइन और क्योंकि ये काफ़ी आसानी से हो जाते हैं। आपदा के दौरान जब नदी नालों को पार करना हो तो वैली ब्रिज ही लोगों की राह बनाते हैं। असल में वैली ब्रिज उन इलाकों में सबसे ज्यादा बनाए जाते हैं जहां प्राकृतिक आपदाओं का तांडव अक्सर देखने को मिलता है। पक्के और महंगे पुल संवेदनशील इलाकों में पैसों के साथ ही समय की भी बर्बादी है और बीते दिनों लद्दाख की गलवान घाटी में बीआरओ ने मात्र 72 घंटों में वैली ब्रिज बना दिया था। अब ऐसे में कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि दुर्गम इलाकों में वैली ब्रिज सेना और स्थानीय लोगों की लाइफलाइन है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे जरूर देखिए महाबहस।